1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, मैं हूं शिशिर। रेल बजट से जुड़ी तैयारियों के इस खास आयोजन में आपका स्वागत है। हम आज बातचीत कर रहे हैं कि इस बजट में क्या कुछ शामिल होना चाहिए। उसके लिए हमारे कुछ खास मेहमान हैं हमारे साथ जुड़े हुए, वो अपने सुझाव देंगे और उम्मीद यही होगी कि रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव उन सुझावों पर जरूर गौर फरमाएंगे। सबसे पहले खास मेहमान के पास चलते हैं। पूर्व चेयरमैन रेलवे बोर्ड के आर.एन. मल्होत्रा। मल्होत्रा साहब, 13,000 करोड़ रुपए के मुनाफे की बात कही जा रही है, फिर भी ऐसा लगता है कि भारतीय रेल अपनी पटरी से शायद थोड़ी सी उतरी हुई लग रही है। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रेल जो हिंदुस्तान में रेल तो हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा खास हिस्सा है और इकोनॉमी को चलाने के लिए इसको ये काफी अपनी भूमिका निभा रही है। एबी पावलोस साहब, फाइनेंशियल कमिश्नर आप रह चुके हैं। सर, अगर आपसे पूछूं कि 13,000 करोड़ के आंकड़े बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन जब रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो इस सारे आंकड़ों की कलई खुल के रह जाती है। क्यों? 13,000 is 1 year's profit that you're mentioning, but this is not adequate because modernization plan has been worked out. For the next 5-7 years, you need 3 lakhs crores for investment. And you can't find that money with the profits earned by the railways. The minister is expecting that about 40% of the requirement will be met by the private parties. He is talking about public-private participation. So that is what is needed, but God knows whether how much of it will materialize. MC श्रीवास्तव साहब, ट्रैफिक के मेंबर रह चुके हैं आप। श्रीवास्तव साहब, ट्रैफिक की जो सिस्टम है, जिस तरह की जितना क्योस दिखता है पूरे सिस्टम में, क्यों ऐसा है? मैं ये नहीं कहूंगा कि क्योस रहता है। ऐसा है कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जबकि क्योस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नई दिल्ली स्टेशन ले लीजिए। अब नई दिल्ली स्टेशन में हंड्रेड्स ऑफ ट्रेन चलती है। नाउ पैसेज इनका रेगुलेटेड है। कभी कभी ऐसे सिचुएशन हो जाती है जबकि बंचिंग हो जाती है, किसी भी कारण से जो है वो गाड़ी लेट हो जाती है, तो ये क्योस इज देयर। अगर इस क्योस को आपने भी माना कि क्योस है, कुछ हद तक है, अगर जो हम लोग बेहतरी की बात कर रहे हैं, अगर उसे सुधारना हो तो सबसे पहले लालू प्रसाद यादव क्या कर सकते हैं? जो 2-3 बजट जो हमने देखे हैं और जो रेलवे बोर्ड में लोगों की थिंकिंग है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। गाड़ियां कई हैं जो कि कम कोचेस से चलती थी, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, पॉपुलेशन एरियाज जो आती थी, नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ी हैं, उनका लोड बढ़ा है। जैसे अभी करीब 2 महीने पहले आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड ए ट्रेन लाइक पूर्वा एक्सप्रेस, जो कि पटना से चलती है यहाँ पर। बड़ी इंपॉर्टेंट गाड़ी, पुरानी गाड़ी है। इसका पुराना नाम डीलक्स होता था, 24 बोगी से चली। तो नो, लंबी गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियां बढ़ा रहे हैं और प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद पूरी थोड़े हालात बेहतर हो रहे हैं। एक और श्रीवास्तव साहब, माफ कीजिएगा, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूं, थोड़ी सी समय को भी हमें ध्यान में रखना है। एक और मुद्दा जो कि बार बार इस बारे में आता है कि लो कॉस्ट एयरलाइन जो हैं वो रेलवे पैसेंजर्स को काफी हद तक अपनी ओर खींच रही हैं। ये बात कहां तक सच है और इस पर रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। जो लो कॉस्ट वाली जो बात चल रही है, तो ये तो अब रेल हमारा चल रहा है टाइम पर और प्लेन चल रहा है बहुत लेट। लेकिन रेल जरा सा 1 घंटा हुआ तो क्रिटिसिज्म होता है। अब हम लोग पटना से आते हैं तो 1 घंटा तो ऊपरे न चाहता है। मतलब कुल मिलाकर के लालू जी को कोई खतरा नजर नहीं आता। हमारे साथ काफी स्टूडेंट्स भी हैं। संतोष साहू साहब हैं। अगर एक चीज ये पूछूं साहू साहब कि आप क्या उम्मीद करते हैं, खासकर जो लो कॉस्ट एयरलाइंस की, आप स्टूडेंट हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, जब कुछ साल के बाद जब नौकरी पाएंगे तो हो सकता है कि शायद आप ट्रेन से सफर कम करें, प्लेन से सफर ज्यादा करें। क्या लगता है वाकई में ट्रेन और प्लेन के बीच में किस तरह का कंपटीशन देखते हैं? कंपटीशन इस हिसाब से है कि अगर मैं प्लेन से जाता हूं तो समय के हिसाब से मेरी बहुत बचत होती है, बट अगर मैं ट्रेन के हिसाब से जाता हूं तो समय ज्यादा लगता है और इनफैक्ट एंटरटेनमेंट भी ज्यादा होती है अगर मैं प्लेन में जाता हूँ। पर ट्रेन में मैं देखता हूँ कि 24 से 26 घंटे का सफर होता है मेरा, बट उसमें कभी
टीवी या रेडियो या फिर इंटरनेट, ये मैं कब देख पाऊंगा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पूर्व इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रेलवे के जो मेंबर, माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रिकल मेंबर जो थे एन वेंकटेशन साहब, क्या इस समस्या से कोई निपटान मिल सकता है अगर इनकी जो समस्या है? मॉनिटरिंग तो हो रहा है, आईटी का पूरा एक्सप्लॉयटेशन रेलवे में खत्म उड़ा रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि आप एयरलाइन से पूरा कंपेयर नहीं कर पाएंगे पूरा ट्रेन को, पर एक दिन होगा कि जो गरीब रथ जो मिनिस्ट्री चालू करते हैं उसमें भी ये फैसिलिटी मिल जाएगा। कई बरसों में काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, बट थोड़ा देरी ही हो रहा है। बट मेन प्रॉब्लम जो रेलवे की है कि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, जो मेरे कलीग्स ने कहे हैं, और इसको कोई इवन लालू प्रसाद यादव के पास कोई मैजिक वैंड है कि एक दिन इस समस्या को हटा सकते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन दिखा सकते हैं। एक डायरेक्शन की अगर बात करें मल्होत्रा साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डायरेक्शन की बात अगर करें तो वो डायरेक्शन आखिरकार क्या हो सकता है? ये जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट की बात है कि उसमें किस डायरेक्शन में हमने मूव करना है, तो एक जो स्टेप लिया गया है, जो रेल विकास निगम लिमिटेड बनाया था, जिसने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दैट जिसमें फंडिंग हम अब रेलवे जो है वो रेलवे के आउटसाइड बजट से लेनी शुरू किया है। और अभी 15-16 ऐसे प्रोजेक्ट हैं, नई लाइन के, गेज कन्वर्जन के, डबलिंग के, जिनसे कैपेसिटी बढ़ेगी। तो वो ऐसी फंडिंग से किए जा रहे हैं जिसका पैसा रेलवे बजट से नहीं आ रहा है, न सेंट्रल बजट से आ रहा है। तो वो रेल विकास निगम के ये जब प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो उससे जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट का काफी काम सुलझेगा। और इसके अलावा जो अभी फ्रेट कॉरिडोर को अप्रूव किया गया है, तो फ्रेट कॉरिडोर के बनने से एक तो जो अभी एग्जिस्टिंग लाइंस हैं उसमें और पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए कैपेसिटी रिलीज हो जाएगी, और दूसरा यह है कि फ्रेट ट्रेन फास्टर हम चला पाएंगे, जो क्योंकि उसके लिए जब 2 कॉरिडोर डेडिकेटेड कॉरिडोर बन जाएंगे तो उसमें स्पीड भी बढ़ेगी और कम टाइम में फ्रेट जा पाएगा। तो इससे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट जो है वो काफी हद तक इन दोनों चीजों से सॉल्व होगा। जी मल्होत्रा साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन एक अहम मुद्दा है, जब नई कैपेसिटी बनाने की बात की जाती है तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या निजी हाथ इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद बने रहिए। आप देख रहे हैं रेल बजट पर हमारा खास कार्यक्रम। क्या है लोगों की उम्मीदें, उन उम्मीदों पर क्या कुछ हो सकता है, उन उम्मीदों के बारे में इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, छात्र भी हैं। लेकिन एक बात जो कि सबसे ज्यादा आती है खुल करके, वो है प्राइवेटाइजेशन। रेलवे एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्राइवेटाइजेशन को लेकर के अलग अलग बातें होती हैं। आइए देखते हैं कि इस पर रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव का क्या कहना है। हर चीज को निजी क्षेत्र में ब्लाइंडली कि सब बात का एक ही इलाज है, निजी क्षेत्र में दे दो, इससे मैं सहमत नहीं हूं। हमारा सोशल ऑब्लिगेशन है, रेल को हमको वेलफेयर का काम हमको करना है। अब कौन दूसरा 5 आदमी बैठ के तय करेगा कि रेलवे का क्या फेयर होना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए, तो हम उस बात से सहमत नहीं हैं। हमारे साथ हैं अशोक बाग साहब, जो कि जैफकेट के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी माफ कीजिएगा। क्या कहना सर? मेरा ये कहना है कि जो बगैर किसी नोटिस के 300% माल भाड़े में वृद्धि की गई, जिसको कि मंत्री जी ने पिछले बजट में कहा था कि कोई माल भाड़े में कोई वृद्धि नहीं होगी, पर मई में अचानक वृद्धि की गई और उसके 300% बढ़ाने के बाद उसके लदान की व्यवस्था कोई नहीं की गई। जो व्यापारी रेल पर अभी भी विश्वास जमाए हुए हैं, जो रोड पर ना जाके रेल से माल बुक करा रहे हैं, उनके माल की समुचित व्यवस्था कोई भी नहीं है। माल 10-10 दिन पड़ा हुआ सड़ता रहता है, चोरी होता रहता है, कोई उसको देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जी बाग साहब एक मिनट, पालू साहब यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अमूमन जब भी रेल बजट जो पिछले 2 सालों से हमने देखा है कि यात्री किराए नहीं बढ़ाए गए या माल भाड़ा नहीं बढ़ाया गया, लेकिन पिछले दरवाजे से बढ़ा दिया जाता है, और जो व्यापारियों की शिकायत है वो सबसे ज्यादा यही रहती है, पिछले दरवाजे का क्या चक्कर है? Unfortunately, what he says is true. By changing the classification, the rates have been put up, although in the budget there is no rate adjustment is made.
one has to realize this. Railway runs at a profit, but in the passenger traffic there is about 4,000 crores of subsidy. We are losing about 4,000 crores a year on passenger traffic. All this is recovered from the freight traffic. So it has to be necessarily readjusted. Both passenger fares will have to be put up, freight charges will have to be readjusted, rationalized. Not to load the freight traffic with the losses on the passenger traffic. जी आप छात्र, आपको लगता है कि इनमें से जो बातें कही गई हैं उसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो शायद आप उठाना चाहेंगे? जहां तक मुझे पता है बहुत बड़ी बुक होती थी जहां पे सारे फ्रेट ट्रैफिक सारा फ्रेट का इन्फॉर्मेशन दिया जाता था. अभी हालांकि मुझे पता नहीं है कि डिटेल्स क्या है विथ ईच पर्टिकुलर आइटम, बट अगर दैट गेट्स रेशनलाइज्ड डाउन टू 20 और 30 आइटम्स तो एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत आसान होगा प्रोसेस करने में. कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसका रेट कितना है वहाँ, क्योंकि अगर पन्ने में देखते जाएं तो प्रोसेसिंग टाइम एंड द अमाउंट ऑफ क्लरिकल एरर वो अगर ज्यादा होता है तो उस वजह से मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन बहुत ज्यादा हो सकता है. अनिल मल्होत्रा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आप जेफकैट के ही हैं. जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब अशोक बाग ने कहा है कि 300% किराया बढ़ा दिया गया है बैकडोर से, जो कि पैसेंजर ट्रेन का किराया कुछ था. इस वक्त सारी ट्रेन का किराया राजधानी ट्रेन का किराया लिया जाता है, लेकिन लोडिंग की कोई व्यवस्था नहीं है. और उसके बावजूद एक इन्होंने और हमारे साथ धोखा किया है कि जब किराया हमारे से सब्जी का पहले कम लिया जाता था पार्सल से, इस वक्त सब्जी का और पार्सल का किराया बराबर है. लेकिन लोडिंग की व्यवस्था क्या है कि उनका रैशनलाइज किया गया है कि एक SRR के अंदर 4 टन का कैपेसिटी होती है, जिसमें सिर्फ 1 टन बुकिंग होगी. जब एक पार्टी माल लेके आती है 5 टन या 6 टन, उसे रिफ्यूज कर दिया जाता है कि आपका 1 टन. मूल समस्या ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होनी चाहिए थी वो नहीं अब तक कही गई. अब देखते हैं कि इस पर रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी का क्या कहना है. फ्रेट कॉरिडोर को बन जाने से वर्तमान लाइनों पर मालगाड़ियों के संचालन का दबाव कम होगा, जिससे हम नई एवं तेज और यात्री गाड़ियां हम चला पाएंगे. भाड़ा बढ़ा देने से ही ज्यादा हमारी आमदनी नहीं बढ़ेगी और इससे विकास आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा. हमें देखना है आपको कॉन्फिडेंस में लेकर के, ताकि रोड के लोड को हम कम करके हम अपने रेल हेड पर आपको लाना चाहते हैं और समय पर आपके सामान को बचाना चाहते हैं. तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, आप लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग क्या सजेशंस दे सकते हैं कि अगर इसे सुधारना हो? दोनों ट्रेडर्स की आपने बात सुनी, क्या सजेशंस इसके लिए हो सकते हैं? अब अगर राजधानी का केस ले ले तो उसमें कुछ पार्ट्स प्राइवेटाइज किए गए हैं, तो वो उनमें एफिशिएंसी अपने आप आ जाती है. तो अगर हम फ्रेट को भी देखें तो अगर खाली रेलवे खाली मतलब ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था देती है, लेकिन उसमें भी किसी तरह से ऑपरेशन को थोड़ा प्राइवेटाइज किया जाए तो शायद उसमें कोई कॉस्ट सेविंग हो सकता है. जी मल्होत्रा साहब, आपको क्या लगता है कि निजीकरण इन तमाम समस्याओं के लिए क्या कोई समाधान है? नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि निजीकरण से हमारा मतलब है कि प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट कंपनी कोई काम को चलाए. पर अगर हम हिंदुस्तान में ही देखें तो ये जरूरी नहीं है कि प्राइवेट कंपनी एक सरकारी कंपनी से ज्यादा एफिशिएंट हो, ये जरूरी नहीं है. पर यह है कि जो अभी चल रहा है कि जहां जहां पर जरूरत है, जहां जहां पर हम एक्सपेंशन चाहते हैं, रेलवे एक्सपेंशन चाहती है और पैसा और लगवाना चाहती है, वहां वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन करा रहे हैं ऑपरेशन में. मल्होत्रा साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अभी एक लेंगे ब्रेक के बाद देखेंगे एक आम यात्री की क्या परेशानी है और उस पर ग्राहक संगठन, उपभोक्ता संगठन क्या कहते हैं. बने रहिए. एक बार फिर से आपका स्वागत है. रेल बजट से जुड़े इस खास आयोजन में हम बातचीत कर रहे हैं बजट पूर्व तैयारियों को लेकर के. एक अहम मुद्दा है यात्रियों का. 1.25 करोड़ से भी ज्यादा यात्री हर रोज रेलवे में सफर करते हैं. उनकी क्या परेशानी है? जीके अग्रवाल साहब, आप भी यात्री का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? जी, मेरे 2-3 पॉइंट हैं. एक तो जब आप सफर करिए तो प्लेटफॉर्म्स की जो दुर्दशा है, अपनी दिल्ली को ही लीजिए, दिल्ली के नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म्स, इतना क्राउडेड प्लेटफॉर्म है और इतने गड्ढे हैं प्लेटफॉर्म में कि चलते हुए यात्री गिरते हैं, एक दूसरे से टकरा के गिरते हैं. चिराग तले अंधेरा वाली बात है. नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म्स की जब हालत इतनी खराब है और देश में हालत आप समझ सकते हैं.
तो मेरा ये सुझाव है कि इसमें जो बहुत क्राउडेड प्लेटफॉर्म्स हैं जी, उनकी मरम्मत बहुत ही युद्ध स्तर पर की जानी चाहिए। जी। एक पॉइंट और है कि एसी फर्स्ट क्लास, आपने जो चर्चा की कि लो कॉस्ट एयरलाइंस वर्सेस ये गाड़ियां, एसी फर्स्ट क्लास के डब्बे, जैसे किसी बीमार आदमी को आपने क्रीम पाउडर लगा करके खड़ा कर दिया हो, वो दुर्दशा है फर्स्ट क्लास एसी के डिब्बों की। किराया पूरा, माल अधूरा। बिल्कुल। आपके बगल में कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, उनकी भी कुछ समस्याएं हैं, आइए उन्हीं से पूछते हैं। आई एम राशि। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब एक आम इंसान कभी रिजर्वेशन कराने के लिए जाता है तो वहाँ पे इतनी लंबी क्यूज होती है जिससे उसका इतना टाइम वेस्ट होता है। तो कुछ प्रोविजंस ऑलरेडी किए गए हैं इंटरनेट के थ्रू रिजर्वेशंस के, बट इससे मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो रही है। जी। हमारे रेलवे मिनिस्टर लालू जी को कुछ ऐसा भी करना चाहिए जिससे कि क्यूज थोड़ी कम हो सके रेलवे रिजर्वेशंस के लिए। जी। तो मैं चाहूंगी कि इस बारे में कुछ हो। देश में हर रोज जितने डेली पैसेंजर्स ट्रेन से सफर करते हैं, उनमें से अकेले आधे मुंबई के लोकल ट्रेन में ही सफर करते हैं। करीब 60 लाख लोग मुंबई के लोकल ट्रेन से सफर करते हैं। क्या है उनकी परेशानियां और क्या है उनकी उम्मीदें रेल बजट से, यही जानने के लिए आइए चलते हैं मुंबई के 65 लाख लोग रोज लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और शायद इसी वजह से लोकल ट्रेन को मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है। मुंबई वासियों की आने वाले रेल बजट से क्या है उम्मीदें, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं मुंबई के एमएलए गोपाल शेट्टी, यहाँ पर गोरेगांव रेलवे संघ के जो अध्यक्ष हैं दिलीप पटेल, वो भी हमारे साथ है और कुछ यात्री भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम परेशानी की बात करते हैं। गोपाल जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप एमएलए हैं, या मुंबई के लोगों की परेशानियां आप रोज सुनते होंगे लोकल से रिलेटेड जो है, किस तरह की परेशानियां आती हैं लोगों से? देखिए, मुंबई शहर के 65 लाख से भी अधिक लोग रेलवे में प्रवास करते हैं। रेलवे में किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। किसी भी स्टेशन पर आप जाएंगे तो किसी भी रेलवे के कंडक्टर को ट्रेन पकड़ने में बहुत बड़ी आसानी होती है। अगर मुश्किल से वो चढ़ भी जाएगा तो दूसरे स्टेशन पर अगर उसको उतरना हो तो उतर नहीं पाता। इस प्रकार की परिस्थिति मुंबई रेलवे की है। इस प्रकार से लटकते हुए बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं रेलवे से। बहुत सारे लोग गिरकर मर जाते हैं, अपनी जानें गंवाते हैं। हमारी रेलवे परिषद के माध्यम से आने वाले दिनों में ये मांग होगी कि ऐसे जो भी टिकट और पास लेकर ट्रेवल करते हैं, ऐसे लोगों की अगर घटनास्थल पर किसी मृत्यु होती है तो रेलवे से गिर कर कटकर मर जाते हैं तो उनको कंपेंसेशन दिया जाए। दिलीप जी, आपके पास आऊंगा। गोरेगांव रेलवे संघ के आप अध्यक्ष हैं। यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम है रेलवे की? देखिए, वेस्टर्न रेलवे में सबसे से ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि मैं अक्सर कहता हूं कि आने वाले दिनों में रेलवे की अगर सफर करनी है तो माइट इज अ राइट। जो शक्तिशाली है वही रेलवे में सफर कर पाएगा। फिर इसमें हम महिलाओं के बारे में सोचे, विकलांगों के बारे में सोचे, सीनियर सिटीजन्स के बारे में सोचे, तो वो लोगों के लिए पीक आवर्स में सफर करना नामुमकिन है। आप बताइए कि आपकी किस तरह की परेशानी है? क्या भीड़ ये एक ही परेशानी होती है हमेशा? गोरेगांव से हम लोग 10:30 बजे तक तो चढ़ ही नहीं सकते। बोरीवली से आने वाली गाड़ी चर्चगेट जाने वाली 10:30 बजे तक तो भूल जाओ कि कैसा चढ़ना। तो सीनियर सिटीजन के बाद जाने दो, हम लोग भी नहीं चढ़ सकते तो सीनियर सिटीजन कैसे चढ़ेंगे, लेडीज लोग कैसे चढ़ेंगे? तो उनकी सुविधा भी करनी जरूरी है। और पिकअप टाइम में ज्यादा ट्रेन छोड़ना चाहिए। जो बीच में अंधेरी और बांद्रा की जो गाड़ियां छोड़ रही है वो कम करके बोरीवली तक ज्यादा ट्रेनों दौड़ानी चाहिए। आप बताइए लालू जी, अब बजट पेश करेंगे जब, आपकी उनसे क्या उम्मीदें रहेंगी? पिछले बहुत सालों से मैं सुन रहा हूँ कि सभी ट्रेनें 12 डिब्बों की होने वाली है, लेकिन आज तक वो सभी ट्रेनें 12 डिब्बों की हो नहीं पाई, जिसकी वजह से रश आवर्स में या पीक आवर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इवन आप ये टाइम पे भी देखेंगे तो टिकट काउंटर पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई रहती है। मतलब भीड़ तो एक सबसे बड़ी मुश्किल होती है मुंबई वासियों की, लेकिन इस भीड़ को कम करने के लिए जो उपाय करने चाहिए वो उस पर बजट में ध्यान देना होगा। यही उम्मीद है मुंबई वासियों की। इसके लिए फिर वो 12 डिब्बों की ट्रेन बनाई जाए या मेट्रो रेलवे को लाया जाए या कोई भी दूसरा प्रोजेक्ट लाया जाए जिससे कि ये भीड़ जो है वो बढ़ जाए और उनकी जो दिक्कतें हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, वो थोड़ी सी आसान हो जाए। क्या लगता है हमेशा साहब कि एक यात्री एक ग्राहक के हैसियत से जब जाता है, उनकी सुविधाएं लेता है, क्या वाकई में उसे सारी जो कुछ भी पैसे देता है, जो कुछ भी कीमत चुकाता है, उसका मोल मिल पाता है? हम तो केवल एक ही साधारण रूप से ये मांगते हैं बराबर रेलवे मंत्रालय से कि अब जब बजट पेश करते हैं उसके साथ साथ हमको ये पता लगना चाहिए कि क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस आप हमको देंगे। ये पैसे जो आप हमसे ले रहे हैं, वेदर फ्रेट हो या पैसेंजर हो, आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होगा, उसका मापदंड क्या होगा। आज तक उन्होंने जो सिटीजन चार्टर भी बनाए हैं
वो केवल एक ब्रोशर के रूप से रख दिए हैं। उसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है कि हम टिकट देंगे तो आपके क्यू में आपको इतने घंटे खड़े होने होंगे टिकट लेने के लिए, इसका कोई विवरणी नहीं है। हम इन इंटरनेट में जाएंगे तो हमको कितने दिन में टिकट मिलेगा वापस, हम यदि प्रिंट आउट नहीं ले रहे हैं बाय हैंड डिलीवरी। तो ये सारी चीज हम बराबर ये रेलवे मिनिस्ट्री को कहते हैं कि आप जब तक क्वालिटी ऑफ सर्विस को डिफाइन नहीं करेंगे, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आप यदि स्टैंडर्ड नहीं लाएंगे, सर्विस स्टैंडर्ड नहीं लाएंगे, आप अपने तरीके से जो स्टैंडर्ड आप ठीक समझते हैं उसी को आप थोपेंगे हमारे ऊपर एज अ ग्राहक, तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है आज के दिन में। हम यदि रेलवे में नहीं सफर कर सकते हैं तो हमको और कोई चारा ही नहीं है कि हम और किस में जाएं। तो हमारे पास ऑप्शंस होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात जो आई है जो हमारे सामने, जो एयरलाइंस लोग जो कंपटीशन लाए हैं, जो बड़े बड़े बस सर्विसेज, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स जो आज एक कंपटीशन लाए हैं मार्केट प्लेस में, तो एक ट्रक फ्लीट ओनर्स जो लाए हैं कंपटीशन, इस कंपटीशन को और बढ़ावा देना चाहिए। और हम सब समझते हैं कि रेलवे मंत्रालय को आधा कर देना चाहिए, जो आज है जिस पोजीशन में है उनके 50% एम्प्लॉइज को तो निकाल देना चाहिए। चलिए विजोंदा, हम उम्मीद यही करेंगे कि जब अब से कुछ दिन के बाद जब रेल मंत्री अपना बजट पेश करने जाएंगे तो आपके और आप सभी लोगों के जो सुझाव दिए गए उन पर जरूर ध्यान देंगे, और कोशिश यही होगी कि जो शिकायतों का पिटारा है वो कम से कम हो, छोटी हो और लंबी लिस्ट ना बने शिकायतों की। इसी उम्मीद के साथ आज बस इतना ही।